Hello students, I again welcome to you to my YouTube channel and today the topic जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको ध्यान होगा हमने पिछले टॉपिक में जो डिस्कस किया था, मैंने आपको बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनवाना सिखाया था, ठीक है ना। होप करता हूँ मैं जो आपको काम बोलता हूँ वो तो आप करते होंगे नहीं, होमवर्क आपने किया होगा नहीं, सिर्फ वीडियो देखते होंगे, अपने लेवल पर पढ़ाई कम ही करते होंगे, ठीक है ना। तो एंड में तुम मेरे को बोलोगे सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ठीक है। खैर देखो बेटा, ये तुम्हारी इच्छा है, अच्छे से पढ़ोगे तो काम चलेगा, रेगुलर बेसिस पे मेहनत करोगे कि अपने लिए खुद को ही मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो कोई और तो आएगा नहीं, मेरे पढ़ाने से उससे काम नहीं चलेगा, बट आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं काम करोगे तब तक मेरे से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। अब आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, उसमें मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो मेनली बता रहा हूँ रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट का प्रिपरेशन। मेरी बात ध्यान देना, आज वीडियो में हम लोग रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट का कंसेप्ट समझेंगे और पहले मैं इसको समझाऊंगा फिर मैं नोटिंग कराऊंगा, ठीक है ना। अब कंसेप्ट क्या है, मान लो ए, बी और सी ये तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। ये ए हो गया, मान लो ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। ये बी फर्म से रिटायरमेंट लेता है और मान लो रिटायरमेंट लेता है ये 31 मार्च 2019 को। ये बी फर्म से रिटायरमेंट लेता है और रिटायरमेंट कौन सी तारीख को लेता है बेटा, 31 मार्च 2019 को। अब जिस दिन ये बी रिटायरमेंट लेता है ना, मान लो उस दिन बी को अपने को 3 लाख रुपए का पेमेंट करना बाकी है, सारा रिवैल्यूएशन आ गया, रिजर्व्स आ गया, सारा गुडविल एडजस्टमेंट के बाद 3 लाख रुपए का पेमेंट बी को करना बाकी है। मेरी बात समझे आप। जिस दिन बी ने रिटायरमेंट लिया, मान लो उस दिन अपने को बी को अभी 3 लाख रुपए का पेमेंट करना बाकी है, ठीक है ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर अपने को बी को 3 लाख रुपए का पेमेंट करना बाकी है तो ए और सी, मान लो इसको दो तरह के ऑप्शन बोलते हैं। मैं आपको दो केस बताता हूँ। एक केस तो ये हुआ कि अपन ने बी को ये बोला, भैया एक काम कर, तेरे 3 लाख रुपए पकड़ और तू हमको बाय बाय टाटा आज ही कह दे। मेरी बात समझे आप। बी को अपने को 3 लाख रुपए देने बाकी थे और बी को हमने एक तो ये बोला कि ये तुम्हारे 3 लाख रुपए पकड़ो और आज ही हमको टाटा बाय बाय कह के बाहर चले जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि अब बी का अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना बी को अपने को कोई पेमेंट नहीं करना है। अब यहां पर यह ध्यान रखना, अगर बी का अपना सारा पेमेंट हो चुका है तो उसको कहते हैं हम पेमेंट इन लमसम। मतलब हमने क्या किया, एक साथ बी का जो भी अमाउंट था वो पे कर दिया, दैट इज पेमेंट इन लमसम। बी के 3 लाख रुपए बाकी थे, मैंने 3 लाख रुपए बी को सारा का सारा पेमेंट कर दिया। अब ये वाला सिचुएशन क्या हुआ कि बी का अमाउंट ड्यू 3 लाख रुपए था, मैंने बी को 3 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया, मतलब पेमेंट लमसम में मैंने पूरा बी को सेटल कर दिया। तो फाइनल एंट्री कैसे हो जाएगी, सिंपल, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने बी को पेमेंट किया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे हम एंट्री कर देंगे इस केस में। तो कि जितना पार्टनर कैपिटल में था वो हमने पेमेंट कर दिया। ये पॉइंट तो समझ आता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर ऐसा पेमेंट हुआ जब हमने पेमेंट लमसम में किया तो बी का ध्यान रखना, लोन बुक्स में अपीयर नहीं करेगा। अगर आपने बी को लमसम में पेमेंट कर दिया तो बी का लोन बुक्स में अपीयर नहीं करेगा। ऑब्वियसली बात है, जब पेमेंट कर दिया तो लायबिलिटी किस बात की। ये पहला केस हुआ। रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट बनाने में दो सिचुएशन होती है। एक तो हमने अभी बताया मैंने आपको, जब पेमेंट अपन लमसम में कर दे, जितना अमाउंट ड्यू था अपन ने पे कर दिया। और एक होता है जब हम पेमेंट किस में करें, उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें। पेमेंट किस में करें हम उसको, इंस्टॉलमेंट में। अभी मैंने आपको समझाया लमसम में क्या ट्रीटमेंट होगा और अब मैं आपको समझाऊंगा इंस्टॉलमेंट में क्या होगा। अभी जो केस मैंने बताया वो लमसम का केस था, ठीक है। अब ध्यान दो लमसम में कैसे होता है, तो ध्यान से समझना। पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब पेमेंट सिस्टम क्या होता है, लमसम भी हो सकता है और इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, ठीक है ना। फॉर लमसम पेमेंट, अब लमसम में तो क्या होगा, कैपिटल जितना ड्यू था अपन ने क्लोज करा और टू कैश या बैंक से पेमेंट हो गया, ठीक है ना। एंट्री समझ आती है, जितना कैपिटल में था टू कैश और बैंक पेमेंट हो गया। इफ अमाउंट इज पेड इन लमसम, अगर अमाउंट लमसम में पे हो जाएगा तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट विल नॉट अपीयर इन द बुक्स। ऑब्वियसली बात है, अगर लमसम पेमेंट हो गया तो लोन अकाउंट बुक्स में अपीयर नहीं होगा। ये तो फर्स्ट केस मैंने आपको समझाया, ये तो पॉइंट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है वो वाला तुम ध्यान से समझना। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि जब रिटायरिंग पार्टनर को जो अपना लोन का अमाउंट है ना वो लमसम में अपन पे नहीं कर रहे हैं,
हमने बी को ऐसा बोला, देख तेरे 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2019 के जो 1 अप्रैल 2019 एक ही रात का फर्क है। देख तुम्हारे 1 अप्रैल 2019 को 3 लाख रुपए बाकी थे। ए और सी मिलकर के बी को क्या बोलते हैं, लमसम वाला केस खत्म हो गया बेटा, है ना। अब मैं बात कर रहा हूं इंस्टॉलमेंट की। तो ए और सी मिलकर के बी को ये बोलते हैं कि देख तुम्हारे 1 अप्रैल 2019 को कितने रुपए बाकी हैं, तो बी ने कहा मेरे 3 लाख रुपए बाकी हैं। तो ए और सी ऐसा बोलते हैं ये पेमेंट है ना हम आपको 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में करेंगे। कैसे करेंगे, 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में करेंगे। अब 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ, हर साल अपन एक काम करेंगे, उसको 1-1 लाख रुपए का पेमेंट करेंगे। मैंने बी को क्या बोला कि ये जो आपके 3 लाख रुपए बाकी है ना, ये आपको हम 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे, मतलब आपको हर साल हम 1-1 लाख रुपए का पेमेंट करेंगे। अब बी बोलता है ठीक है मेरे को आप हर साल 1-1 लाख रुपए देना, लेकिन आप मेरा पैसा 3 साल में दोगे ना। आज अगर मान लो 3 लाख रुपए मेरे को आज देते हो, बैंक में एफडी कराता, मेरे को ब्याज मिलता। तो अगर आप मेरे को इंस्टॉलमेंट में पे करोगे ना, तो इसके साथ मेरे को आप ब्याज भी पे करो। क्या पे करो साथ में, मेरे को आप इंटरेस्ट भी पे करो। अब ए और सी ने थोड़ा तो रोना चालू किया, लेकिन रोने से काम चलेगा नहीं, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। तो हम ये सीखेंगे कि अकाउंटिंग अगर पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट के अंदर अगर इंटरेस्ट देना है, अगर हम पेमेंट किस में कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में, तो इंस्टॉलमेंट में अगर अपने को क्या पे करना है, इंटरेस्ट, तो अकाउंटिंग कैसे करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। आई बात समझ में। अब कैसे अकाउंटिंग होगी, ध्यान से मेरी बात समझना बेटा, ध्यान से समझना अच्छे से, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2019 को अपने को बी को कितना पेमेंट करना बाकी था, बोलोगे सर 3 लाख रुपए पेमेंट करना बाकी था। 1 अप्रैल 2019 को कितना पेमेंट करना बाकी था, बोलोगे सर 3 लाख रुपए पेमेंट करना बाकी था। मैंने क्या इस दिन ये पेमेंट किया क्या, तो बोले नहीं सर पेमेंट नहीं करा। तो मैं क्या करता हूँ, टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग मैं क्या करता हूँ, बी का ये जो कैपिटल अकाउंट है, फॉर द टाइम बीइंग क्या करता हूँ मैं, बी का जो कैपिटल अकाउंट है ना, मैं उसको किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, बी के लोन अकाउंट में, क्योंकि बी को तो पेमेंट अपने को करना ही है और वो लोन क्रिएट हो गया। तो मैंने फर्स्ट एंट्री करी फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रिंसिपल मतलब कैपिटल टू लोन। तो एंट्री कैसे होगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट तो 20 लोन अकाउंट, ऐसे हो जाएगी एंट्री बेटा। ये एंट्री कितने से हो जाएगी, 3 लाख रुपए से मैंने ये एंट्री कर दी। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट, ये एंट्री मैंने कर दी 3 लाख रुपए से। और ये एंट्री कौन सी तारीख को करी मैंने, ये एंट्री करी मैंने 1 अप्रैल 2019 को। अब इसका मतलब क्या हो गया, आज मैंने बी के कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया और मैंने एक नया अकाउंट क्रिएट कर दिया जिसका नाम है लोन अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बी के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके नया अकाउंट क्रिएट कर दिया जिसका नाम है लोन अकाउंट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। अब मेरे को 1 साल के बाद मतलब 31 मार्च 2020 को जब बैलेंस शीट बनेगी, तो आप मेरे को एक चीज बहुत लॉजिकली सोच के बताना। आपने अकाउंट्स में एक प्रूडेंस प्रिंसिपल पढ़ा था 11वीं क्लास में, जो बोलता है खर्चे अगर दिख रहे हैं तो बुक करो। अब अपने को बी को अगला पेमेंट करना था 1/4/2020 को। हमने क्या बोला, भैया तेरे को पेमेंट करेंगे ईयरली इंस्टॉलमेंट में। हमने क्या बोला, आपको जो पेमेंट करेंगे ना वो ईयरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। ईयरली मतलब 3 लाख रुपए का पेमेंट करना है तो 3 साल तक पेमेंट करेंगे तो 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट बनेगी। हमने कहा तुमको 3 साल में पेमेंट करेंगे। हमने बी को ये बोला कि आपको जो पेमेंट करना है ना वो 3 साल के अंदर पेमेंट करेंगे और ईयरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन बी को ईयरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तो हर साल अपन 1-1 लाख रुपए देंगे ना बी को। अब आप बताओ मेरे को 1 अप्रैल 2020 को प्रिंसिपल के नाम पे, प्रिंसिपल तो समझते हो ना, 3 लाख में से मेरे को 1 लाख 1 लाख 1 लाख तो प्रिंसिपल होगा और प्लस इसके साथ में मेरे को ब्याज भरना होगा। 1 अप्रैल 2020 को मेरे को बी को प्रिंसिपल कितना देना है, बोलो बेटा। तो आप बोलोगे सर 1 लाख रुपए का तो प्रिंसिपल देना है और इस साल का इंटरेस्ट देना है। तो बताओ इंटरेस्ट कितना बाकी रह गया था, तो 3 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा। क्या रेट से इंटरेस्ट लगेगा,
10% मान लो इंटरेस्ट की रेट या 6% की, अपन लोन था, लोन पे 6% चलती है, कुछ भी नहीं किया है तो अगर एग्रीमेंट हो तो एग्रीमेंट के हिसाब से, वरना 6% का ब्याज तो देना ही है अपने को। कैपिटल पे नहीं दे रहा हूं मैं, ध्यान रखना, लोन पे दे रहा हूं। अब मेरे को ये बताए कि 1 अप्रैल 2020 को, एक तो बी को मेरे को 3 लाख रुपए तो बेसिक प्रिंसिपल देना है, और 3 लाख पे 6% मतलब 18,000 रुपए का मेरे को उसको इंटरेस्ट देना है। 18,000 का क्या पे करना है मेरे को, उसको इंटरेस्ट भरना है। तो आप एक बात बताओ कि 1 अप्रैल 2020 को बेटा बी को कितना पेमेंट करोगे, तो आप बोलोगे सर एक तो 1 लाख रुपए तो हम लोग प्रिंसिपल के भरेंगे, और 6% से 18,000 रुपये अपन इंटरेस्ट भरेंगे, तो 1,18,000 का पेमेंट करना होगा 1 अप्रैल 2020 को, है कि नहीं। उसी तरह मेरे को बताओ 1 अप्रैल 2021 को कितना पेमेंट करना होगा, तो वापस 1 लाख रुपए तो किसके देने हैं अपने को, लेकिन अब क्योंकि 2 लाख ही बाकी रहा। भाई आप एक बात बताओ, यहाँ पेमेंट होने के बाद इस साल में कितना बाकी रहा है, 20-21 में आपका अमाउंट 2 लाख ही बाकी रहे, तो 2 लाख पे 10% मतलब 2 लाख पे 6%, सॉरी, तो 12,000 रुपये मतलब 1,12,000 रुपये। और लास्ट 1 अप्रैल 2022 को 1 लाख रुपये अपने को प्रिंसिपल के देने हैं, और 6,000 रुपये का अपने को इंटरेस्ट देना है, मतलब 1,06,000 रुपये देने हैं। तो ये अपने को रिस्पेक्टिव पेमेंट करना है फॉर 3 मंथ, फॉर 3 सालों का ये अपने को अमाउंट पे करना है। ये तो समझ आ रहा है ना आपको। अब क्वेश्चन यह होता है इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 अप्रैल 2019 को बी ने रिटायरमेंट लिया था, जिस दिन बी को अपने को 3 लाख रुपए देने बाकी थे। 1 अप्रैल 2019 को बी ने रिटायरमेंट लिया था, जिस दिन बी को अपने को 3 लाख रुपए देने बाकी थे, है ना। अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं 31 मार्च 2020 की, अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं 31 मार्च 2020 की, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं 31 मार्च 2020 की, तो मेरे को एक बात ध्यान से सोच करके बताओ कि इफ आई ड्रॉ द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2020, तो 31 मार्च 2020 को बताओ बी को कितना अमाउंट देना बाकी रहा अपने को। एक तो मैं बोलूँगा 3 लाख रुपए तो अपने को प्रिंसिपल देने बाकी है इस तारीख को, और 18,000 रुपये का ये वाला ब्याज देना बाकी है पहले साल का। तो 31 मार्च 2020 के दिन जब बैलेंस शीट बनेगी ना, तो उसमें बी का लोन, असेट लाइबिलिटी साइड में बी का लोन कितने अमाउंट से आएगा, 3,18,000 रुपये से, है ना भाई। एक अगर बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च 2020 की, तो बी को कितने रुपए देने बाकी है, एक तो अपने को 1 लाख रुपए का, तो सॉरी 3 लाख का तो प्रिंसिपल देना बाकी है इस दिन, और 18,000 रुपये ब्याज के देने बाकी हैं ये वाले, अगले दिन जो दे दिया हमने। तो अब मेरे को ये तो पता है मैं कैपिटल को किस में ट्रांसफर कर चुका हूँ एक बार, तो लोन में। आप देखो मैंने कैपिटल को तो किस में ट्रांसफर कर दिया था, 3 लाख कैपिटल टू लोन तो कर चुका था, लेकिन 18,000 रुपये का जो इंटरेस्ट है मेरे को, वो तो उसकी तो एंट्री करना बाकी है ना। मेरी बात फिर समझना, 3 लाख पे 6% का जो इंटरेस्ट है 18,000 रुपये, बेटा ये इसकी तो एंट्री मेरे को 31 मार्च 2019 को करनी पड़ेगी ना, सॉरी 2020 को, जब ये साल एंड होगा। उसी तरह आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो 12,000 रुपये इंटरेस्ट है इसकी भी एंट्री आपको करनी पड़ेगी ना। और उसी तरह आप मेरे को बताओ ये जो 6,000 रुपये इंटरेस्ट है इसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी अपने को। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये 18,000, ये 12,000, ये 6,000 की इंटरेस्ट और पेमेंट की एंट्री कैसे करनी है। अब लॉजिक मेरा समझना, हम लोग फर्स्ट एंट्री करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, नोटिंग में करा दूंगा, तुम सिर्फ समझना। 1 अप्रैल 2019 को मैंने पहली एंट्री करी, मैंने बी के कैपिटल का बैलेंस किस में ट्रांसफ़र कर दिया, बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, और वो एंट्री करी मैंने 3 लाख रुपए से, ठीक है, ये पॉइंट समझ आता है। उसके बाद ये साल एंड हुआ 31 मार्च 2020 को, मैंने एंट्री करी 20 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बी इंटरेस्ट अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस है, क्योंकि मेरा एक्सपेंस है, मैं फर्म के एंगल से एंट्री कर रहा हूँ, ध्यान रखना मैं एंट्री कर रहा हूँ विद द एंगल ऑफ द फर्म, तो इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है। और 2 मैंने इसको कर दिया 20 लोन अकाउंट, मैंने इस इंटरेस्ट को कहाँ पे चार्ज कर दिया, लोन अकाउंट में, 3 लाख का 6%, तो 18,000 रुपये का लोन क्रिएट कर दिया। मेरी बात फिर ध्यान देना अच्छे से, 3 लाख रुपए का हमारा कैपिटल था जिसको मैंने लोन में क्रिएट कर दिया, और इस 3 लाख पे मेरे को 6% का ब्याज बढ़ना था जो मैंने ब्याज क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़े हम 1 अप्रैल 2020 को,
आगे बढ़े हम 1 अप्रैल 2020 को, जिस दिन मेरे को बी को पहली इंस्टॉलमेंट देनी थी। अब इंस्टॉलमेंट एक तो 1 लाख की देनी थी और 18,000 रुपये ब्याज के देने थे। 1 लाख का तो प्रिंसिपल देना था और 18,000 मतलब टोटल पेमेंट करना था 1,18,000 रुपये। अब ये पेमेंट कैसे करूंगा, तो एंट्री क्या करता हूं मैं, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये एंट्री कितने से करता हूं मैं, 1,18,000 रुपये से एंट्री करता हूं मैं। ये एंट्री करी मैंने 1 अप्रैल 2020 को। ये बात समझ आती है। ये साल मेरा फिर एंड हुआ 31 मार्च 2021 को। अब मेरे को बी को कितने रुपए देने रहे, देखो लोन हमने 3 लाख का क्रिएट किया था, 18,000, तो इस एक जो अपना 318 का टोटल लोन का बैलेंस था, इस 318 में से 118 का पेमेंट कर दिया हमने। भाई इस दिन मेरा 318 का बैलेंस था बुक्स में, उसमें से 1,18,000 का पेमेंट कर चुका हूँ मैं 1 अप्रैल को। इस दिन मेरा बैलेंस 318 था, जिसमें से अगले दिन मैंने इतना पेमेंट कर दिया। तो अब ये जब साल दूसरा साल एंड होगा तो 2 लाख रुपये बाकी रहे, प्लस इसके ऊपर 6% मतलब 12,000 रुपये का ब्याज है, तो 2,12,000 रुपये मेरे को बी को देना बाकी है। समझे बात को। अब अगर मेरे को 2,12,000 रुपये देना बाकी है तो अब एंट्री कैसे होगी बताओ। अब मैं एंट्री कैसे करूंगा, वापस इंटरेस्ट ड्यू करूंगा, मेरा एक्सपेंस है टू बीज लोन कितने 12,000 रुपये। फिर अगला साल आया 1 अप्रैल 2021, मैं पेमेंट कर दूंगा बीज लोन टू बैंक, और पेमेंट कितना कर दूं, 1,12,000 रुपये। 1,12,000 रुपये पेमेंट कर दिया मैंने। समझ आ रहा है ना बेटा बात। और वापस नेक्स्ट ईयर 1 लाख रुपये बाकी है मेरा 31 मार्च 2022 को, जिसके ऊपर 6% का ब्याज देना है मेरे को 6,000। तो अब एंट्री क्या करूंगा इस तारीख को, तो पहले एंट्री करूंगा इंटरेस्ट टू बीज लोन, और अब एंट्री कितने से करूंगा मैं, पहले 6,000 से, और फिर पेमेंट कर दूंगा बीज लोन टू कैश 1,06,000 रुपये। तो ये आपकी रिस्पेक्टिव एंट्रीज होगी इन केस ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन। आई बात समझ में। दिस वॉज द केस व्हेन द अमाउंट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट, है ना, इंटरेस्ट को कैसे चार्ज करना है। खैर अभी तो मैंने एक बेसिक कंसेप्ट समझाया, कुछ बच्चों को तो समझ आ गया होगा। थोड़ा सा बेटा 11th क्लास का कंसेप्ट क्लियर रखना है ना। आप अगर ये बेसिक कैलकुलेशन में उलझोगे ना तो फिर बहुत टफ हो जाता है पढ़ाना, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को लग रहा है कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी, क्योंकि कैलकुलेशन भी बहुत वीक है। मैं पढ़ाता हूँ यहाँ ऑफलाइन में बच्चों को, मेरे को पता है स्टूडेंट को इंटरेस्ट भी निकालना नहीं आता, प्रिंसिपल इंटरेस्ट का मतलब भी पता नहीं होता है ना। तो इतना अपने को आइडिया होना चाहिए ना। और ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब अगर बचपन में अच्छे से नहीं पढ़े तो अभी कैसे काम चलेगा फिर, है ना। खैर देखो, मैं मेरी फिर से कोशिश करूंगा आपको, मैं पहले इसकी नोटिंग कराता हूँ, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी लेजर पोस्टिंग भी करना हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है ना। पहले इसकी नोटिंग कर लेते हैं ना। पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, देखो फर्स्ट वाला हमने नोटिंग करा दिया, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। इफ अमाउंट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट देन रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन। अभी मैंने बताया कैपिटल का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, उसके लोन में। ऑन विच इंटरेस्ट में और मे नॉट बी पेबल, हो भी सकता है और हो नहीं भी सकता है। अब अकाउंटिंग एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू लोन, अगर कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर लोन, कैपिटल को लोन में कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। फिर उसके बाद फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की एंट्री क्या होती है तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने एंट्री करी इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है इसलिए आप इसको डेबिट करोगे। इंटरेस्ट क्योंकि हमारा एक्सपेंस है इसे डेबिट करो, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है ना। और फिर पेमेंट करोगे तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अच्छा, अब रिटायरिंग पार्टनर लोन का लेजर कैसे बनेगा तो वो एक बार, अब बेटा इसका लेजर कैसे बनेगा ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, सबसे पहले बहुत बेसिक है लेजर, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लेजर आएगा, है ना। सिंपल इसकी पोस्टिंग करी मैंने, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल रिटायरिंग पार्टनर लोन। रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट कैसे बनेगा, बाय रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, उसकी पोस्टिंग होंगी लेजर पोस्टिंग। अच्छा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है तो इंटरेस्ट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन, तो कैसे एंट्री करूँ, यहाँ पे लिख दूँ बाय इंटरेस्ट, ये मैंने बाय इंटरेस्ट लिख दिया, ठीक है। पेमेंट करना था, यहाँ कर दिया मैंने टू बैंक, ये पेमेंट हो गया। और फाइनल अब आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है ना, ये अपना क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ये आपका लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है, और ये जो बैलेंस है दिस विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। और पेमेंट कितना होगा बैंक के अंदर, एक तो प्रिंसिपल और एक ये वाला इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा वाला, ये वाला इंटरेस्ट पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे बनेगा रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है ना।
तो इस वीडियो में हमने जो बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया और रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट का सारा मैंने आपको कंसेप्ट बताया। अगले वीडियो में मैं आपको अब इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको बिल्कुल ढंग से कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।